इतिहासों की किताबों में झांकें तो पता चलता है कि हमारे देश में नारी शक्ति ने देश की रक्षा के लिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में तनिक भी संकोच नहीं किया। आज हम आपको मेवाड़ की एक रानी की कहानी सुनाएंगे, जिन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से जंग भी लड़ी और जौहर भी किया। मेवाड़ धरा की रानियों को मृत्यु मंजूर थी, लेकिन दुश्मन की छाया से भी नफरत थी। 15वीं शताब्दी में एक ऐसी महारानी थी जिनका नाम था रानी कर्णावती। रानी कर्णावती का इतिहास देखा जाए तो उन्हें रानी करमवती के नाम से भी जाना जाता है। रानी कर्णावती का जन्म बूंदी में हुआ था। इनके पिता का नाम नरवद हाड़ा था। रानी कर्णावती के जन्म वर्ष और तिथि के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। रानी कर्णावती का विवाह मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा के साथ हुआ था। मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के इतिहास में रानी कर्णावती का नाम बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में विवाह के पश्चात इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। इतना ही नहीं, रानी कर्णावती महाराणा प्रताप की दादी भी थीं। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने पुत्र राणा विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाया और मेवाड़ का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए अहम योगदान दिया। रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने से लेकर जौहर के लिए याद किया जाता है। मेवाड़ की वीर धरा पर समय समय पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। न सिर्फ इस धरती पर जन्म लेने वाले राजा महाराजा, बल्कि महाराजाओं से विवाह करने वाली रानियों ने भी मेवाड़ की आन बान और शान के साथ साथ अपने स्वाभिमान की खातिर हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। वर्ष 1531 ईस्वी में महाराणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके छोटे भाई विक्रमादित्य का 14 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ। 14 वर्षीय महाराणा विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक थे। यहीं से शुरू हुआ था रानी कर्णावती का वास्तविक इतिहास। मेवाड़ की रानी कर्णावती के पुत्र राणा विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक थे, जिनमें न तो नेतृत्व करने की क्षमता थी और न ही युद्ध कला में निपुण थे। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को युद्ध में पराजित कर मालवा को अपने अधिकार में कर लिया। इन सभी गतिविधियों से चित्तौड़गढ़ किले के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। अपने साम्राज्य और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने रायसेन के किले पर धावा बोल दिया और जिस पर लक्ष्मण सेन का अधिकार था। रायसेन के किले को बचाने के लिए मेवाड़ से मदद मांगी गई। महाराणा विक्रमादित्य इस समय चित्तौड़ के राजा थे। दूसरी तरफ बहादुर शाह ने मेवाड़ को जीतने का मन बनाया और अपनी सेना भेजी। जब यह खबर महाराणा विक्रमादित्य को लगी तो वह भी अपने सैन्य बल के साथ इन्हें रोकने के लिए निकल पड़े। बहादुर शाह और विक्रमादित्य दोनों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन जब महाराणा विक्रमादित्य को यह पता चला कि बहादुर शाह की सेना संख्या में कई गुना अधिक है, तब उनके हौसले पस्त हो गए और युद्ध भूमि से हटने का मन बनाया। महाराणा विक्रमादित्य अपनी माता रानी कर्णावती की बात कभी नहीं सुनते थे। अपने मन मुताबिक काम करते हुए उन्होंने कई सामंतों व सरदारों को हटाकर उसकी जगह पहलवान रख लिए। इससे सामंत और सरदार नाराज हो गए। चित्तौड़गढ़ की खराब स्थिति से बहादुर शाह भली भांति परिचित था। रायसेन का किला जीतने के पश्चात बहादुर शाह अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की तरफ निकल पड़ा। मोहम्मद खां आसिरी के नेतृत्व में वर्ष 1532 ईस्वी में एक सैन्य दल भेजा गया। महाराणा विक्रमादित्य संधि करना चाहता था, लेकिन बहादुर शाह ने साफ इनकार कर दिया। जब लगातार चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारों पर तोपों से हमला किया जाने लगा, तब रानी कर्णावती ने संधि प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव के अनुसार रानी कर्णावती मालवा के उन समस्त हिस्सों को पुनः बहादुर शाह को देना चाहती थी जो महाराणा सांगा ने जीते थे। इस संधि के पश्चात बहादुर शाह को मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी का मुकुट और सोने की कमर पेटी पुनः लौटाई गई। इसके साथ ही नगदी और हाथी घोड़े दिए गए। इसी संधि का नतीजा था कि 24 मार्च 1933 ईस्वी के दिन बहादुर शाह अपनी सेना के साथ पुनः वापस लौट गया। जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि रानी कर्णावती का पुत्र महाराणा विक्रमादित्य एक अयोग्य और अनुशासनहीन राजा था। विक्रमादित्य के खराब व्यवहार के चलते मेवाड़ के कई सामंतों और सरदारों ने मेवाड़ का साथ छोड़ दिया। इस समय हुमायूं की सेना में शामिल हुए मोहम्मद जमा ने बगावत करते हुए बहादुर शाह के साथ मिल गया। जब हुमायूं ने बहादुर शाह को मोहम्मद जमा को उसे सौंपने की कवायद की तो बहादुर शाह ने मना करते हुए युद्ध की चेतावनी दे डाली और हुमायूं के विरुद्ध अपनी एक सैन्य टुकड़ी भेजी, जिसे हुमायूं ने बुरी तरह पराजित कर दिया। इस पराजय से बहादुर शाह को झटका लगा और उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई। जब बहादुर शाह ने दूसरी बार चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया तब उसकी सेना की कमान रूमी खान के हाथों में थी। जब रानी कर्णावती को लग गया कि अब चित्तौड़गढ़ का किला खतरे में है तो उन्होंने मुगल शासक हुमायूं को भाई समझकर राखी भेजी और मदद के लिए बुलाया। रानी कर्णावती की राखी और संदेश देखकर हुमायूं रानी कर्णावती की मदद करने के लिए अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इतिहासकार हमारे दुश्मनों द्वारा लिखा गया है। कई लोग हुमायूं को अच्छा मानते हैं, लेकिन जब हुमायूं रानी कर्णावती की मदद करने के लिए ग्वालियर तक आ गया था तब उसे बहादुर शाह का खत मिला जिसमें लिखा था कि मैं जिहाद पर हूँ, हिंदुओं का कत्ल करना मेरी प्राथमिकता है। तुम अगर उनकी मदद करोगे तो खुदा को क्या जवाब दोगे। यह खत पढ़कर जब तक चित्तौड़गढ़ का युद्ध खत्म नहीं हो गया तब तक वह ग्वालियर ही रुका रहा। रानी कर्णावती ने भाई समझकर जो राखी हुमायूं को भेजी थी उसने उसकी लाज नहीं रखी और अपनी जिहादी मानसिकता को दर्शाया। जब रानी कर्णावती को लग गया कि अब हुमायूं मदद के लिए नहीं आएगा तब उन्होंने रूठे हुए सामंतों और सरदारों को मनाने के लिए एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि अब तक जो भी हुआ उस सब को भुला दो। यह किला और मातृभूमि आप सब की है, या तो इसकी रक्षा करो या इसे दुश्मनों को सौंप दो। यह खत पढ़ते ही नाराज सामंतों और सरदारों के रक्त में मातृभूमि की रक्षा के लिए उबाल आ गया और नाराजगी को भूलकर सर पर कफन बांधकर चित्तौड़गढ़ की तरफ चल पड़े। जब रानी कर्णावती ने सभी नाराज सामंतों और सरदारों को एकजुट देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। सामंतों ने रानी कर्णावती को विश्वास दिलाया कि बहादुर शाह आसानी के साथ यह किला नहीं जीत पाएगा। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 8 मार्च 1535 को हुआ था। जिहादी मानसिकता वाला हुमायूं तो रानी कर्णावती की मदद करने के लिए चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ से गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर धावा बोल दिया। रानी कर्णावती के सामने चित्तौड़गढ़ के किले को बचाने के साथ साथ अपने दोनों पुत्रों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी थी। रानी कर्णावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह को अपने पीहर बूंदी भेज दिया। बहादुर शाह से लोहा लेने और मेवाड़ की तरफ से लड़ने के लिए महारानी कर्णावती ने अपने भाई अर्जुन हांडा और उसकी सेना
को बुलाया और वह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। महाराणा विक्रमादित्य के बूंदी जाने के पश्चात बाघ सिंह सिसोदिया को उनका प्रतिनिधि चुना गया। यह वही बाघ सिंह थे जिन्होंने बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। भाग सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ किले की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की गई, लेकिन राशन की बड़ी समस्या थी। कुछ ही समय में बहादुर शाह ने तोपों का प्रयोग करते हुए आक्रमण कर दिया। इस भयानक आक्रमण में अपनी वीरता का परिचय देते हुए कानौड़ के रावत नरवर, सांगर देवतो, सोलंकी भैरवदास, महाराणा सज्जा झाला, सिंगा झाला, अर्जुन हाड़ा, असा झाला, सोनगरा माला, बालावत, देवीदास सुजावत, डोंडिया भाड़ और रावत नंगा चूड़ामण वीरगति को प्राप्त हो गए। किसी को नहीं पता था कि चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका होने वाला है। दूसरी तरफ जब महारानी कर्णावती को लग गया कि अब इस युद्ध में हार निश्चित है, इससे पहले कि मुस्लिम आक्रांता उन तक पहुंचे, उन्होंने 1200 छत्राणियों के साथ अपने सतीत्व की रक्षा का प्रण लेकर भभक्ति आग में कूद गई। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा या जौहर कहलाया। 8 मार्च 1535 ईस्वी का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। यही वह दिन था जब रानी कर्णावती ने जौहर किया था। इस विध्वंसक और विनाशक युद्ध में बड़ी ही वीरता के साथ मातृभूमि की रक्षार्थ लड़ते हुए 4000 से अधिक राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और 3000 से अधिक छोटे बच्चों को जलाशयों में डाल दिया गया था ताकि उन्हें जबरदस्ती मुसलमान न बनाया जा सके। महारानी कर्णावती के साथ 7000 से अधिक राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। यही चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा या जौहर कहलाया। साथियों, ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञान प्रिय वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।